आज हम स्वाति हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं के अंतर्गत जो पाठ है हमारा उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि मैंने हमेशा बोला है बच्चों, आप लोगों से, बच्चे समझदार हैं, कक्षा 12वीं के बच्चे हैं और वो इस बात को ज़रूर समझते हैं कि जो पढ़ाई है और जो परीक्षा है, एग्ज़ाम, जो बोर्ड क्लास है उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आप लोग जो हिंदी जो मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसा आप लोगों को लगता है कि बहुत सरल है और आप लोग जल्दी से कर लेंगे, लेकिन क्या होता बेटा, जब तक आप बुक नहीं खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, जो वीडियो आप देखेंगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा सभी बच्चों से ये कहना है कि आप लोग जो बुक में जितने भी लेसन दिए हुए, जो पाठ दिए हुए हैं और जो मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, आप उनको बहुत अच्छे से वो वीडियो भी देखें और बुक भी बेटा खोल, क्योंकि जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन वगैरह हमको मिलते चले आते हैं कि जैसे किसका जन्म कब हुआ, कौन आया था, है ना। जैसे मैंने नए मेहमान आपको पढ़ाया था, वापसी पाठ मैंने आपको पढ़ाया। तो जो भी पाठ मैं आपको पढ़ा रही हूँ उन पाठों में ही वस्तुनिष्ठ बनते हैं, अति लघुत्तरी बनते हैं, लघुत्तरी प्रश्न बनते हैं। तो यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा तो आपसे बनेंगे। दूसरी बात कि आप परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत अच्छे से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, बहुविकल्पी जो मतलब दिए रहते हैं, है ना, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, तो इस प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी बहुत अच्छे से याद करें। इसके साथ ही आप निबंध, पत्र लेखन और जो गद्यांश पद्यांश के क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी बेटा आप बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें। आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ऐसा मैं समझती हूँ और आप लोग समझदार हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं आज का हमारा जो विषय है। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र। ठीक है, ये इनका जीवन परिचय है। जीवन परिचय के विषय में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो किनके विषय में हम पढ़ रहे हैं? डॉक्टर सुरेश चंद्र जी के विषय में, और उनके जीवन परिचय को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, शाठोत्तरी हिंदी नाटककारों में डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आपका जन्म 8 फरवरी सन 1936 को उन्नाव, उत्तर प्रदेश के जिले के राजापुर गढ़ेवा ग्राम में हुआ था। आपने एमए और पीएचडी तक शिक्षा ग्रहण की है। तो ये इनका था जीवन परिचय। साहित्य सेवा समझिए। डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र जो थे वह आधुनिक नाट्य शास्त्र को, ठीक है, नई दिशा की ओर मोड़ने वाले एक प्रतिभा संपन्न नाटककार के रूप में क्या है, सुविख्यात है। आपने अब तक 16 नाटक, 4 एकांकी संग्रह, 2 कविता संग्रह, 1 उपन्यास, आत्मकथा तथा समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे। लेखन का यह तीव्र क्रम वर्तमान में भी क्या है, जारी है। मतलब वो लिखते ही मतलब जा रहे हैं और उन्होंने बहुत से ऐसे लेखन को क्या है, लिखा हुआ है। तो इस प्रकार इनकी जो भाषा है वो कैसी थी, सरल और अभिनय और मंची है। वाक्य छोटे होने के साथ साथ बोधगम्य तथा कैसे हैं, सरल है। वाक्य कैसे, छोटे और बोधगम्य तथा सरल है। भाषा में प्रवाह तथा वह संवाद तथा कथ्य को आगे बढ़ाने में पूर्णतः समर्थ है। कहीं कहीं संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का भी इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। कथ्य को प्रभावशाली बनाने के लिए इन्होंने विदेशी, देशज इत्यादि शब्दों का आवश्यकता अनुसार क्या किया है, प्रयोग किया है। भाषा में मुहावरे तथा कहावतें, है ना, और का प्रयोग भी देखने मिलता है, जैसे आस्तीन का सांप, इज्जत धूल में मिलाना इत्यादि। भाषा पात्रों के अनुकूल है। चलिए इनकी रचनाएं, इनकी अनेक रचनाएं हैं। एकांकी में स्वप्न का सत्य, टूटते हुए बहुरूपीय मुखैटे बोलते हैं और ग्रह कलर इत्यादि इनकी क्या है, रचनाएं मिलती हैं। इस प्रकार मैं यहाँ जो पढ़ रही हूँ वो क्या है, ये जो आज हम पढ़ रहे हैं लेखक का जीवन परिचय है ना। तो अब इसमें आइए आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इनकी शैली के विषय में। जहाँ एक ओर आपने सामाजिक बुराइयों को क्या किया है, उजागर करके उनको दूर करने की व्यंग्यात्मक शैली का क्या किया, प्रयोग किया है। दूसरी ओर वहीं आपने समस्त नाटक या नाट्य शैली में प्रस्तुत किए हैं संवादों की लघुता और भावों की क्या है, गहराई का परिचय देती है। एकांकी की जो शैली है वो मंचनीय है और व्यंग्यात्मक स्थानों में उद्धरण, है ना,
जो उद्धरण, व्याख्या, व्यास और सूक्ति शैली को अपनाया गया है। फिर आता है साहित्य में स्थान। किनका साहित्य में क्या स्थान है? नई पीढ़ी के नाटककारों में डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र को एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आपने नाटक, कहानी, एकांकी, कविता, उपन्यास, आत्मकथा, समीक्षात्मक विधाओं में हिंदी साहित्य को अनुपम कृतियां प्रदान की हैं और कृतियों में मौलिकता के कारण डॉक्टर शुक्ल अग्रणी साहित्यकारों में गिने जाते हैं। इस प्रकार से इनका हुआ साहित्य में स्थान। तो मैंने डॉक्टर सुरेश शुक्ल जी के विषय में आप जीवन परिचय, उनकी शैली और उनकी जो भाव पक्ष है, उनका जो कला पक्ष है, उनकी जो रचनाएं हैं, आप लोगों को समझाया और आप लोगों को बेटा बहुत अच्छे से इसको याद भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं तात्या टोपे। डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र ये बेटा एकांकी है और हम थोड़ा पाठ के सारांश को समझते हैं। प्रतिभा संपन्न लेखक डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र द्वारा लिखित एकांकी तात्या टोपे एक ऐतिहासिक है ना, एक कैसी है, एक ऐतिहासिक एकांकी है। इस एकांकी में लेखक की ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय है। एकांकी का कथानक तात्या टोपे के जीवन से संबंधित एक विशेष घटना की ओर क्या करता है, इंगित करता है। तात्या टोपे ने अपने रणकौशल से अंग्रेजों को आश्चर्यचकित और भयभीत कर दिया, जिस कारण अंग्रेज उन्हें व्यूह रचना के द्वारा कैद करना चाहते थे। 7 सेनाओं के द्वारा पीछा किया जाने पर भी अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली और 1 वर्ष तक भागते भागते तात्या बीमार पड़ गए और वह अपने मित्र मानसिंह के मानसिंह के संरक्षण में पहाड़ों के जंगल में एक गुप्त स्थान पर रहे। अंग्रेज सैनिक मीट मानसिंह से तात्या को मांगता है, यह अनेक प्रलोभन भी देता है, परंतु मानसिंह कहते वे मेरे अतिथि की रक्षा करना परम कर्तव्य, अतः तात्या को नहीं दे सकता। इस पर अंग्रेज नारायण देव की सहायता से मानसिंह के राजभवन के अंतःपुर की महिलाओं का अपहरण कर लेते हैं और बदले में तात्या को मांगते हैं। कैसी विडंबना है कि राजा मानसिंह जो किसी भी शर्त पर तात्या को अंग्रेजों को सौंपने के लिए तैयार नहीं था और राज महिलाओं की मुक्ति के लिए विचलित होकर वह क्या कर बैठता है। तात्या को अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया जाता है और स्वतंत्रता की बलि देवी पर उन्हें फांसी दे दी जाती है। समस्त घटनाएं तात्या के चारों ओर घटित होती हैं, परंतु पट पर उनका अवतरण बहुत ही थोड़े समय के लिए हुआ और वही एकांकी के नायक हैं। एकांकी का शीर्षक भी विषय अनुकूल है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, तात्या टोपे। चलिए आइए, उनके कुछ अजय तो था जो आपके पाठ का सारांश है बेटा, वो हमने समझाया। अब जो कुछ प्रमुख अच्छे गद्यांश हैं जो आ सकते हैं, उनके विषय में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आप यहाँ देखिए, जो व्याख्या से जो गद्यांश है वो हम पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। तो सबसे पहले वाला जो दिया है कि है पर तात्या छोटा होता हुआ भी आपने अपने में असीम है। छोटा होता हुआ भी अपने आप में असीम है। हम लोग तो पीछा करते करते निराश हो गए, उसमें जादू की सी करामात है। कभी तो उसके पास हजारों सैनिक रहते हैं, क्रांतिकारियों की सेना अचानक आ जाती है, तोपों और शास्त्रों की गड़गड़ाहट से हम लोग भयभीत हो जाते हैं। कभी एक छोटी सी टुकड़ी लिए ही सामने से निकल जाता है। ये जो गद्यांश दिया हुआ है, इसका जो संदर्भ वह है प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक के तात्या टोपे नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र है। प्रसंग समझिए। सर रॉबर्ट्स नेपियर मेजर मीड कहते हैं कि एक छोटे से भारतीय क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए 7 सेनाएं लगी, फिर भी वह पकड़ में नहीं आता, यह आश्चर्य का विषय है। तब मीड क्या कहते हैं, यह तो आश्चर्य की ही तो बात है। व्याख्या समझिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम तात्या टोपे जी के विषय में पढ़ रहे हैं। मीड नेपियर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि कितने आश्चर्य की बात है कि तात्या जो एक छोटा सा क्रांतिकारी है, परंतु उसमें सीमा रहित शक्ति है, वह अपने में बहुत व्यापक है और अंग्रेजी सेना की जो है 7 टुकड़ियां, अंग्रेजी सेना की 7 टुकड़ियां जो है उसका पीछा कर रही हैं। 1 वर्ष हो गया पर वह पकड़ में नहीं आता, क्योंकि उसमें जादूगरी की जैसी कारगुजारी है। कभी उसकी सेना में हजारों सैनिक रहते थे, तात्या की सेना अचानक आकर उपस्थित हो ऐसा अंग्रेजी सेनाओं पर हमला कर देती है, जिससे अंग्रेजी सैनिक भयभीत होकर जाते हैं और वे अपने को कमजोर महसूस। तात्या की
आग उगलने लगती है, भयंकर आवाज से शत्रु को डरा देती है। यहाँ तक कि स्वयं तात्या तोड़े से सैनिक के साथ अंग्रेजी सेना के सामने से धोखा देकर निकल जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को तात्या की दैहिक पहचान नहीं है, वो पहचान नहीं पाते। इस अनभिज्ञता का पूरा लाभ उठाना वह जानते। अंग्रेज भी तात्या की चतुराई से आश्चर्यचकित और अपनी असफलता पर क्या हो जाते, निराश हो जाते। विशेष तात्या की चतुराई रणकौशल के साथ अंग्रेजी सेना की असमर्थता और निराशा का वहां परिचय मिलता है। दूसरा कि भाषा सरल एवं बोधगम्य बोलचाल की भाषा है। चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न, मेजर मीड ने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए क्या सुझाव दिया? तो मेजर मीड ने नेपियर को तात्या टोपे को पकड़ने के लिए सुझाव दिया कि हमें अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करनी होगी। ये प्रश्न है। अजीत मुल्ला किस क्रांतिकारी देशभक्त के सहायक थे? अजीत मुल्ला महान क्रांतिकारी देशभक्त तात्या टोपे के सहायक थे। ये प्रश्न जो है आपको बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करते जाना है। तात्या राजा मानसिंह के संरक्षण में क्यों गए? मानसिंह तात्या के विश्वसनीय मित्र थे और एक वर्ष से दौड़ते दौड़ते थक गए थे तथा उनका जो स्वास्थ्य भी बिगड़ चुका था, इस कारण वे मानसिंह के संरक्षण में आए। प्रश्न, तात्या को किस गुप्त स्थान पर रखा गया था? तात्या को पाड़ौन के जंगल में एक गुप्त स्थान पर रखा गया था। राज महिलाओं का अपहरण कराने में किसका हाथ था? तो राज महिलाओं का अपहरण कराने में किसका? राजा मानसिंह के सगे संबंधी नारायण देव, किसका? नारायण देव का हाथ था। बेटा बार बार ये आपको मैं बताती जा रही हूँ कि जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो ये जो पाठ है इसमें से ही आपको वस्तुनिष्ठ अति लघुत्तरीय प्रश्न और उसके जो क्वेश्चन के आंसर हैं इसी में आपको मिलेंगे, इसलिए आप पाठ को बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर आता है लघुत्तरीय प्रश्न। मीड के शब्दों में तात्या टोपे के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए। देखिए इसका आंसर, मीड ने कहा था तात्या टोपे में कमाल का हुनर है, वह अपने में कैसा है? असीम है, उसमें जादू की क्या है? करामात है, जादू की करामात। उसके पास क्या है? हजारों सैनिक हैं, भयंकर तोपें, शस्त्र हैं और शत्रु के सामने आने से वो कभी चूकता नहीं है। उनकी जो वाणी है क्रांति की आग फूंक देती है। शारीरिक शक्ति और बुद्धि से वह अपराजय है और उनकी सैन्य संचालन शक्ति आश्चर्य में डाल देती है। उसमें बिजली की सी फुर्ती, किसकी फुर्ती? बिजली जैसी। और इस प्रकार से ये हुआ आपका पहला। दूसरा समझिए, राज महिलाओं को किस लिए बंधक बनाया गया था? राज महिलाओं को किस लिए बंधक? राजा मानसिंह के सगे संबंधी किंतु विश्वासघाती नारायण देव की सहायता से मेजर मीड ने राज महिलाओं का अपहरण राजा मानसिंह को डराने के लिए करवाया था। मेजर मीड चाहता था कि राजा मानसिंह जब उससे राज महिलाओं की रिहाई के लिए कहेंगे तो उसके बदले में उनसे तात्या टोपे को सौंपने की शर्त लगा देगा। इस प्रकार अंग्रेजों का एक बड़ा शत्रु तात्या टोपे उनके हाथ लग जाएगा। चलिए, तात्या टोपे को बचाने के लिए क्या योजना बनाई थी? तो दिया है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महान देशभक्त तात्या टोपे राजा मानसिंह के मित्र थे। बिगड़ते शास्त्र चलते राजा मानसिंह ने तात्या से उनके राज्य में रहने के लिए कहा ताकि अंग्रेज उन्हें ना पकड़ पाए, किंतु किसी प्रकार अंग्रेजों को यह ज्ञात था कि तात्या राजा मानसिंह के संरक्षण में है। तो मेजर मीड ने क्या किया? धोखे से मानसिंह की राज महिलाओं का अपहरण करवाया और उन्हें सुरक्षित छोड़ने के एवज में क्या किया? मानसिंह से तात्या टोपे को अंग्रेजों के हवाले करने का प्रस्ताव रखा। परंतु राजा मानसिंह ने एक अन्य योजना लेकर तात्या के पास गए। इस योजना के अनुसार राजा मानसिंह चाहते थे कि तात्या टोपे के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को तात्या टोपे बनाकर मेजर मीड के हवाले कर दिया जाए। चूंकि अंग्रेज तात्या को पहचानते तो थे, अतः भेजे गए व्यक्ति को वही तात्या समझ लेते। इस प्रकार सांप मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। मानसिंह की योजना को तात्या ने क्यों अस्वीकार कर दिया? तात्या टोपे को अंग्रेजों से बचाए रखने के लिए राजा मानसिंह की इस योजना को बताया कि तात्या के स्थान पर किसी और व्यक्ति को तात्या बतलाकर अंग्रेजों को सौंप दिया। तात्या ने सुनते ही अस्वीकार कर दिया, क्योंकि तात्या टोपे गुमनाम जीवन नहीं बिताना चाहते थे और वह यह भी नहीं चाहते थे कि उनके प्राणों की रक्षा के लिए किसी और व्यक्ति को अपने प्राण गंवाना
सौंपने के लिए मीट ने, मानसिंह ने कौन कौन से मतलब प्रलोभन दिए? तो तात्या को सरकार को सौंपने के लिए समझाते हुए मेजर मीर ने कहा, मानसिंह जी की कोरी भावुकता में मत बहिए, मैं जो आपके हित में कह रहा हूं तात्या को क्या करिए, मेरे हवाले कर दीजिए। इससे सरकार आपको बहुत सारा पारितोषिक देगी, राजकर से आप मुक्त कर दिए जाएंगे, आपका राज्य भी एक स्वतंत्र स्थायी राज्य बनेगा। इस प्रकार जनरल मीर द्वारा मानसिंह को क्या दिए गए, अनेक प्रलोभन दिए गए। ये इसका उत्तर। चलिए निम्नलिखित शब्दों के हिंदी प्रचलित रूप लिखिए। चूंकि ये प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। जैसे दिए हैं तो क्या आएगा, शोहरत, हुनर, फर्ज, हिरासत, इनाम, मुर्दा, हवाले, इशारा, जरूरी। ये दिए हैं तो क्या आएगा उत्तर, शोहरत यानी प्रसिद्धि, यश माने हुनर, कौशल माने हुनर, शोहरत माने प्रसिद्धि और यश, हुनर माने होता है कि आपके अंदर कौशल क्या है या आपकी क्या योग्यता है, फर्ज माने कर्तव्य है ना, जो आपका फर्ज है, और हिरासत माने कैद में रहना, गिरफ्तारी, और इनाम माने पुरस्कार या पारितोषिक देना, और मुद्दा या मुर्दा या मृत या हवाले। तो मुर्दा जैसे एक शब्द दिया है यहाँ पर, मुर्दा यानी मृत या हवाले। मुर्दा का अर्थ होता है मृत, ये ध्यान से, मुर्दा माने होता है मृत, हवाले माने होता है सुपुर्द करना, यानी किसी के हवाले कर देना, किसी को सौंप देना, ठीक है। इशारा, इशारा माने क्या होता है, संकेत, ठीक है। फिर जरूरी माने होता है आवश्यक या अति आवश्यक। चलिए दिए गए समासिक शब्दों का विग्रह, तो ये है उत्तर समासिक शब्द, ये आएगा विग्रह और ये आएगा समास का नाम। पहले दिया है राज मर्यादा, राजा की मर्यादा, ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। फिर देशभक्त, देश का भक्त, ये भी तत्पुरुष समास है। देशद्रोही, देश का द्रोही, ये भी तत्पुरुष समास है। और घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये भी तत्पुरुष समास है। अब ये मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना, ये आते हैं एग्जाम में, पूछे भी जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इनको क्या करना, पढ़ना है। टेढ़ी खीर होना, बाजी मारना, लोहा लेना, आस्तीन का सांप। पहला टेढ़ी खीर होना यानी कठिन कार्य करना, वाक्य का प्रयोग क्या है, युद्ध क्षेत्र में भारतीय सैनिक को हराना अत्यंत टेढ़ी खीर है। दूसरा बाजी मारना, जीतना, वाक्य प्रयोग, अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर भारत के बल्लेबाज ने देश के लिए बाजी मार ली। फिर है लोहा लेना यानी मुकाबला करना, वाक्य प्रयोग, महंगाई के समय में निर्धन के लिए नित्य प्रति संघर्षों से लोहा लेना आसान नहीं। आस्तीन का सांप यानी विश्वासघाती होना। वाक्य प्रयोग, आज के युग में प्रत्येक क्षेत्र में आस्तीन के सांप विद्यमान है, हमें उनसे क्या करना चाहिए, उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार से ये आपको पढ़ना है। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है, तो ये दिए हैं, तो कौन कौन से दिए हैं, प्रदर्श शब्द, मूल शब्द और उपसर्ग, और ये है प्रत्यय, ठीक है ना। तो पहला है असीम, तो क्या आएगा, मूल शब्द सीम, उपसर्ग क्या आएगा, इसमें आलख लिखा है, ठीक है। फिर है समुचित, तो क्या आएगा, समधन उचित, है ना। फिर सतर्कता, तो यहाँ पर क्या आएगा, सतर्क मूल शब्द है और प्रत्यय क्या आएगा, ता, ठीक है। प्रश्नशील, यहाँ पर प्रश्न और जो शील शब्द है वो है प्रत्यय। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको ये जो आपका तात्या टोपे वाला पार्ट था, जो एकांकी थी, उसको मैंने समझाया और पढ़ाया, और आपको समझ में आया होगा। जो तात्या जी के इसमें प्रश्नोत्तर पढ़े, जो सारांश मैंने समझाया, जो गद्यांश मैंने समझाया, तो आप इसके प्रश्नोत्तरों को बेटा बहुत अच्छे से पढ़ें। और प्रत्येक बच्चे से मेरा यही कहना है कि आप एक बार किताब को जरूर खोल के उसके जो पार्ट दिए गए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ते जाएं बेटा। धन्यवाद।